हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंक। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का पार्ट 4 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पर। तो साइटोप्लाज्म पिछली वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ सेल में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पर बात कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आती है, और शेयर भी करिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। तो एक सेकेंड मैं आपको एक सेल का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ। सो इट विल बी लाइक दिस इज अ सेल, या दिस इज अ सेल, दिस इज अ न्यूक्लियस एंड दिस इज जो एक साइटोप्लाज्म है, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो कि एक सेमी लिक्विड होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। ये है न्यूक्लियस और ये है सेल मेम्ब्रेन, इसके बीच में होता है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी होते हैं। और ये किस में होता है, जो सेल के जो बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सभी किसके अंदर होते हैं, ये सभी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। जैसे कि माइट्रिया, गोल्गी, बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा, ये सभी हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। लेकिन अगर आप बस आप इतना जान लो कि साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड होता है, जो किसके बीच में होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। और इसके अंदर ही होते हैं सारे सेल्स के अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं। तो यही आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताया हुआ है। तो ये हमने कल ही पढ़ा था कि ये होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये हमने पढ़ा था कि ये होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये होता है न्यूक्लियस एंड और ये ऐसा होता नहीं है, सेमी फ्लूइड होता है और इसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म, ठीक है। आगे देखो, तो आपको साइटोप्लाज्म के बारे में आपके बुक में इतना ही है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक बहुत लिविंग सेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। ये जनरली स्फेरिकल शेप का होता है और ये ज़्यादातर सेल के बीच में ही होता है। लेकिन ये जो प्लांट सेल्स होते हैं, ये जो है उसमें ये साइड में होते हैं। जैसे कि ये प्लांट सेल है, तो इसके आसपास तो हमें एक सेल वॉल भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये रिजिड बनाने के लिए उसके अंदर होती है ना सेल वॉल। ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ पर होता है और यहाँ पर होता है एक बड़ा सा वैक्यूल। तो वैक्यूल के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल में, वो थोड़ा साइड में शिफ्ट हो जाता है। और लेकिन एनिमल सेल्स में ये सेंटर में ही होता है, ठीक है। ये स्फेरिकल शेप में होता है। इसे हम स्टेन कर सकते हैं और स्टेन करने के बाद हम इसे इजीली माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। जैसे कि आयोडीन सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं इसे। और भी अगर आगे आप बड़े क्लासेस में पढ़ोगे, जैसे मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन में भी हम डिप करते हैं, जिससे क्या होता है, इनमें डाई हो जाते हैं ये कलर और इसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर ईजिली देख पाते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। और ये क्या होता है, जो ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। तो ये जो न्यूक्लियस का जो अंदर का मैटर है, ये साइटोप्लाज्म से अलग होता है। किसके माध्यम से, एक मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की भी। ये न्यूक्लियस है पूरा, ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियस है। लेकिन न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। मान लो ये और क्या है, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस का अंदर का मैटर, ठीक है। अगर ये हो ही ना, तो ये तो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा ना साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बनाने के लिए, इन्हें साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है,
जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल की एक मेम्ब्रेन होती है ताकि सेल को हम आउटर सराउंडिंग से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, वैसे ही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अलग अलग रखने के लिए एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी सेल मेम्ब्रेन की तरह पोरस होती है और ये भी मटेरियल्स की आवाजाही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल्स की आवाजाही अलाउ करते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, ऐसे थोड़े छोटे छोटे ना ऐसी जगह होती है, ऐसे होता है न्यूक्लियस। तो क्या होता है, ये जा पाते हैं ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है, इससे ये जो अंदर का सामान ये आ जाता है और ये यहाँ से चला भी जाता है, तो ये भी चलता है, फिर ये यहाँ से क्या होता है, ये यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे ही होता है, यानी कि ये भी एकदम मतलब पूरा ही आइसोलेट नहीं करते हैं, ये मेम्ब्रेन है, ये पोरस होते हैं और ये जो सेमी परमिएबल, ये भी सेमी परमिएबल ही होते हैं। और अगर हम एक हायर मैग्नीफिकेशन का एक माइक्रोस्कोप से हम अगर न्यूक्लियस को देखें तो हमें एक न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा स्फेरिकल बॉडी दिखती है, जिससे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। क्या होता है न्यूक्लियोलस, ये जो न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्फेरिकल बॉडी होती है, राउंड स्फेरिकल बॉडी होती है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स में जाके ना बड़ी क्लासेस में इसका बहुत बड़ा टॉपिक बनने वाला है, अभी आप अच्छे से देख लो। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मैं एक सेल की एकदम अच्छे से स्ट्रक्चर बना लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। तो बच्चों ये मैंने सेल बना लिया है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एक लिविंग सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ये जनरली स्फेरिकल शेप का होता है और ये सेल के बीच में लोकेटेड होता है। इन्हें हम स्टेन करके माइक्रोस्कोप में इजीली देख सकते हैं। जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म से अलग किसकी वजह से होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से ये अलग अलग हो पाते हैं। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये पोरस होती है और ये मटेरियल्स की आवाजाही अलाउ करती है। और देखो ये जो न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होती है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस कहते हैं जिसे हम। और ये जो न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज़ होती है, जिसे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर दिख रहे हैं ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम्स को हम देख सकते हैं जब सेल अपनी डिवाइडिंग स्टेज में होता है, तब हम सेल के क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं। क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं सेल के जीन्स। ये जीन्स ही जब हेल्प करते हैं ये इनहेरिटेंस यानी कि जो पेरेंट्स की बॉडी में से करैक्टरिस्टिक लेकर ये ट्रांसफ़र करते हैं ऑफस्प्रिंग की बॉडी में। यानी कि बच्चों अगर मान लो अगर फादर की जो हेयर है वो ब्लैक है और मदर की हेयर है वो नहीं, मान लो जो फादर की हेयर है वो कर्ली और मदर की हेयर स्ट्रेट है, तो जो जीन्स हैं वो दोनों के जब वो करते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम में क्या होता है, जो सेल है जब अपनी डिवाइडिंग स्टेज में होता है तब यही जीन्स है ये क्या करते हैं, यही जीन्स डिसाइड करते हैं कि जो बच्चे की जो हेयर है वो कर्ली होंगे या स्ट्रेट होंगे। तो मतलब कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कैरी करते हैं जीन्स और ये जीन्स ही ट्रांसफ़र करते हैं पेरेंट्स के करैक्टर्स को ऑफस्प्रिंग की बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। क्रोमोसोम्स को जब सेल अपनी डिवाइडिंग स्टेज में होता है तब हम देख सकते हैं। और जो न्यूक्लियस है और बच्चों न्यूक्लियस है वो इनहेरिटेंस में तो हेल्प करता ही है, यानी कि न्यूक्लियस है वो ट्रांसफ़र तो करता ही है करैक्टर्स को। इसके साथ साथ जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल सेंटर होता है। सेल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सभी कंट्रोल किसके अंदर ही होती हैं, वो सब न्यूक्लियस के अंदर ही होती हैं। साथ ही साथ जो लिविंग सब्सटेंस होता है सेल को, जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, वो क्या क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म होता है एक तो साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस होते हैं। यानी कि प्रोटोप्लाज्म इज़ अ लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, ठीक है। और आगे देखो यही आपने है और पहेली जानना चाहती है कि जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का ये सेम होता है प्लांट्स और एनिमल्स और बैक्टीरिया में, तो ऐसा नहीं होती है। कईयों में ये साइड में शिफ्ट होता है या सेंटर में भी होता है, कईयों में क्या होती है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। या अब आप कहोगे व्हाट, हाउ इज़ इट पॉसिबल, तो अभी हम वही पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। क्या आपको पता है बच्चों जो बैक्टीरिया का जो सेल है वो बाकी ऑर्गेनिजम्स की तरह ऑर्गेनाइज नहीं होता। जो बैक्टीरिया की जो सेल है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसमें जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है।
जो सेल न्यूक्लियर मटेरियल है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होता है। तो बच्चों यही है प्रोकैरियोटिक सेल। जो ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी कि सेल्स विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स। एग्जाम्पल है इसके एल्गी और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके एग्जाम्पल है किसके? प्रोकैरियोटिक सेल के। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ये दो से बना हुआ है, एक तो है प्रो और एक है कैरियोटिक, जिसमें प्रो का मतलब तो होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव माने ओल्ड, और कैरियोटिक माने होता है न्यूक्लियस, यानी कि जिसमें पुराने तरह का न्यूक्लियस होता है उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। जैसे कि बैक्टीरिया का सेल और एक है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी का सेल, यानी कि ऐसे सेल्स जिसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और वहीं हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, ऐसे सेल्स जो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होते हैं जिनमें और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल का एकदम उल्टा। यूकैरियोटिक सेल भी दो वर्ड से बना हुआ है, यू और एक है कैरियोटिक। यू माने होता है, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। जो ब्लू ग्रीन एल्गी को और बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। आपको पता है बच्चों, जब धरती पर सबसे पहले बैक्टीरिया का सेल आया था और वो प्रोकैरियोटिक सेल था, उनमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, यानी कि जो सेल का जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मैटर होता है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता था। अगर मैं आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर बताऊं तो वो कैसी होगी? इट विल बी लाइक ये ऐसे सेल होगा और यहाँ पर साइटोप्लाज्म होगा, इसके अंदर ऐसे सारा इसका न्यूक्लियर का मटेरियल होगा न्यूक्लियस का, और एक ऐसे ही होता है, मतलब उसमें नहीं होता ऐसा कुछ भी। तो एक मतलब यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उसके अंदर, एक न्यूक्लियस का मैटर है वो ऐसे ही होता है उसके अंदर। बच्चों समझ आया बच्चों? यानी कि ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, और ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, और जिन ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूकैरियोट्स, यानी कि सारे ह्यूमन बींग्स क्या यूकैरियोट्स हैं, यानी कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं? ये होते हैं यूकैरियोट्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे आज हम। तो आज की वीडियो में हमने एक तो साइटोप्लाज्म डिस्कस कर लिया, न्यूक्लियस को डिस्कस कर लिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम, जीन सभी को डिस्कस कर लिया है। तो आपका चैप्टर का जो बहुत बड़ा मेजर पार्ट है वो तो आपका कंप्लीट हो चुका है। जो न्यूक्लियस है उसे आप थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है। और देन नेक्स्ट वीडियो में हम प्लास्टिड और वैक्यूल के बारे में देखेंगे और कंपैरिजन देख लेंगे प्लांट्स और एनिमल सेल्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। वैसे तो आपका समझ आ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी उसमें टॉपिक में तो, लेकिन कल की वीडियो मतलब कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर होता है ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के, और जो न्यूक्लियस है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल का। ये स्फेरिकल शेप का होता है, ये सेंटर में लोकेटेड होता है, और ये सेपरेटेड होता है साइटोप्लाज्म से बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन ये जो मेम्ब्रेन है ये पोरस होती है, ये मूवमेंट अलाउ करती है मटेरियल्स का। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर का जो आवाजाही है ये अलाउड करती है। और न्यूक्लियोलस है, ये एक स्पेरिकल बॉडी होती है जो न्यूक्लियस के अंदर होती है, और जो न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स है वो जीन्स कैरी करते हैं, और ये जीन्स मदद करते हैं इनहेरिटेंस में, यानी कि जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक है वो ट्रांसफ़र करते हैं ऑफस्प्रिंग में। जब सेल अपनी डिवाइडिंग स्टेज में होता है तब हम क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं। और जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल सेंटर होता है सभी एक्टिविटीज़ का। और फिर हमने बात की थी यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल की। तो ऐसे सेल्स जिसमें
जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और वो वेल ऑर्गेनाइज सेल नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। और ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम कहते हैं जिसमें यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल होते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, और यूकैरियोट्स का एग्जाम्पल होते हैं ब्लू ग्रीन एक्टिव एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़ के सारे ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इतना ही आज की वीडियो में हमने पढ़ा था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव।